वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 8 फरवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरव से आगे रखेगा। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ और अन्य मटेरियल बहुत कुछ आपको वहां मिलेंगे। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जरूर विजिट करें यहां और इन सभी से भी जुड़ जाए। दोस्तों, क्लास यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। अपना कुछ सेकंड्स मात्र देकर टार एजुकेशन का सहयोग करें। इस क्लास और अन्य सेशन को अन्य एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करके, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और मिलते रहें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। हाल ही में किसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात NCERT के निदेशक अर्थात डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT के डायरेक्टर अर्थात निदेशक नियुक्त किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। इनको अगले 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है NCERT के निदेशक अर्थात डायरेक्टर। NCERT के बारे में जानते हैं। फुल फॉर्म वही होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यहाँ पे NL होगा। और इसकी स्थापना 1961 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और डायरेक्टर वही हो गए जिनकी बात हो रही है, दिनेश प्रसाद सकलानी। चलिए ऑप्शन से हम लोग बहुत कुछ यहाँ जानेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस में भी हम लोग वही चीज देखेंगे जिस बेस पर ये प्रश्न है। जैसे ये नई नियुक्तियां से है, अपॉइंटमेंट से है, तो ऑप्शन से भी हम लोग हाल फिलहाल के न्यूज में अपडेट रहे नियुक्तियों के बारे में देखेंगे। ध्यान से देखिए, मनोज पांडे, इनको हाल ही में भारतीय सेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। मनोज पांडे को इंडियन आर्मी में नए उप प्रमुख बनाए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो ये तो बने हैं उप प्रमुख भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में। तो इंडियन आर्मी में अभी प्रमुख कौन है अर्थात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो वो है मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये है मनोज मुकुंद नरवणे सेना प्रमुख हैं और ये उप प्रमुख हो गए हैं सेना में मनोज पांडे। तो याद रखिएगा। अच्छा चलिए, इसी के साथ जब डिफेंस लेवल की बात हुई है तो ये भी देख लेते हैं। चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स अभी कौन है? तो वो है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी ये है इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख। और भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है अर्थात चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार, इससे पहले करमबीर सिंह थे। चलिए अगला देखते हैं। S सोमनाथ, ये क्या बनाए गए हैं नए? अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसरो के प्रमुख अभी बनाए गए हैं। कौन? इसरो के अध्यक्ष अर्थात इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? S सोमनाथ। इसके पहले कौन थे? K सिवन। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इसके चेयरमैन वही हो गए S सोमनाथ, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। डॉक्टर B अनंत नागेश्वरन, ये क्या बनाए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? डॉक्टर B अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है। अच्छा, ये तो बनाए गए हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर B अनंत नागेश्वरन। तो ये भी जान लेते हैं अभी वर्तमान में केंद्रीय वित्त सचिव कौन है? तो वो है TB सोमनाथ। TB सोमनाथ। और केंद्रीय वित्त मंत्री भी कौन है? निर्मला सीतारमन। तो ये सब फैक्ट्स। और सीतारमन, निर्मला सीतारमन भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री भी हैं। ये भी आप जीके के तौर पर याद रख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सारे फैक्ट्स, ऑप्शन से ये सारे फैक्ट्स हमने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे और परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो लाइक अभी दबा दीजिए और शेयर लास्ट में कर दीजिएगा।
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब भी दबा दीजिए, कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? अंडर 19 विश्व कप 2022 क्रिकेट का किस देश ने जीता है? तो खुशी की बात है, ये अपना देश भारत ने जीता है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के द्वारा फाइनल मुकाबले में किस देश को इंग्लैंड की टीम को हराकर ये अंडर 19 विश्व कप 2022 जीत लिया है। क्रिकेट का है ये। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये ग्वाटेमाला के एंटीगुआ में फाइनल मैच का मुकाबला ये आयोजन किया गया था। चलिए ये देखते हैं BCCI ये क्या है। तो क्रिकेट खेल का आयोजन भारत की अगर बात करें तो हमारे यहाँ BCCI ही आयोजन इसका कराता है, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 4 दिसंबर 1928 में। और इसके प्रमुख कौन है BCCI के? तो सौरव गांगुली जो 39वें क्रम के इसके प्रमुख हैं। और इसके सचिव कौन है? जय शाह। जय शाह वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री। और भारत में एक नया मंत्रालय बना है सहकारिता मंत्रालय, उसके पहले प्रधानमंत्री नहीं, पहले मंत्री श्री अमित शाह के ये पुत्र हैं जय शाह। तो सचिव है जय शाह, प्रमुख हो गए सौरव गांगुली। बाकी ये सब आपने देखा। चलिए इसी के साथ ICC भी देख लेते हैं। ये तो BCCI की बात हमने की, जो भारत में क्रिकेट खेल का आयोजन कराता है, सब इसी के अंडर में रेगुलेट होता है। और विश्व स्तर पर देखें तो क्रिकेट खेल का आयोजन ICC कराता है, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर UAE के दुबई में है और स्थापना 15 जून 1909 में चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग ऑप्शंस में भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको, क्योंकि ये कोई खेल है जो किस देश ने जीता है, तो ऑप्शन भी मैं आपको उसी तरह का यहाँ पे हाल फिलहाल के न्यूज से अपडेट कराऊंगा, ताकि आपको इस तरह के कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स याद हो जाए, क्वेश्चन याद हो जाए, जो आपके एग्जाम्स के पार्ट बनेंगे ही बनेंगे। चलिए जापान क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में हॉकी वीमेंस एशिया कप 2022 ये किस देश ने जीता है? हॉकी वीमेंस एशिया कप 2022 ये जीता है जापान के द्वारा ये जीता गया है। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका तो आयोजन हुआ था इसका ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन हुआ था। और ये इसमें भारत की स्थिति की बात करें तो भारत फाइनल में तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन हाँ सेमीफाइनल में पहुंचते समय चाइना को हराकर कांस्य पदक जीतने में इंडिया सफल रहा है। इस खेल में हॉकी वीमेंस एशिया कप 2022 जीता है जापान ने। चलिए और इसके बाद देखते हैं ऑप्शंस। अच्छा ये भारत एक और चीज जीता था, भारत तो फिलहाल ये जीता है अंडर 19 विश्व कप 2022 क्रिकेट का। एक और है अंडर 19 एशिया कप, ये क्रिकेट का वो तो सही है, वही हम लोग अभी देखे ही हैं। चलिए ठीक है, बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश ने क्या जीता है? अभी हाल ही में अभी खेल हुआ था सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप 2021 ये किस देश ने जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है। सैफ का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। तो ये जीता है बांग्लादेश ने। और इसका आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप 2021 बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजन हुआ था और बांग्लादेश ने ही इस खिताब को जीता भी है। और इसको सैफ चैंपियनशिप के रूप में भी जानते हैं। खैर ये इतना से भी आप पकड़ सकते हैं एग्जाम्स में अगर आते हैं तो। और ये किस टीम, ये बांग्लादेश जो है भारतीय महिला टीम को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो फाइनल में महिला टीम अपनी इंडिया की पहुंची थी, लेकिन जीत गया बांग्लादेश। तो ये याद रख सकते हैं। रनर अप अर्थात उप विजेता इंडिया रहा है इस खेल में, ये याद रख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूस ये क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में डेविस कप 2021 किस देश ने जीता है? तो ये रूस ने जीता है। और इससे संबंधित कुछ और बातों की चर्चा कर ले हम। चलिए ठीक है, तो ये जीता है रूस ने डेविस कप 2021। ये सब फैक्ट्स दूसरे क्वेश्चन से आपने पाया, उम्मीद करता हूं पसंद आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखा गया है? इसका सही जवाब है अपने ही देश में जयपुर में ये बन रहा है। और विश्व का ये तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा जब बनेगा। तो आइए कुछ इसके बारे में हम लोग डिटेल्स देखते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखा गया है। और ये रखा गया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है?
अशोक गहलोत, और बीसीसीआई के प्रमुख अभी ऊपर हम लोगों ने देखा सौरभ गांगुली के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है, आधारशिला रखा गया है। अब ये बनकर तैयार हो जाएगा और जयपुर में ये बन रहा है तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी स्टेडियम की बात करें जो कि विश्व में भी सबसे बड़ी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, विश्व और भारत दोनों की ही बात करें तो ये सबसे बड़ा, अर्थात ये भी प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो भी उसका जवाब यही होगा। और भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो भी इसका जवाब वही होगा। तो क्या है विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा। तो ये तो हो गई पहली विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम। तो दूसरी कौन सी है? दूसरी है ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम है। और तीसरा अपने यहाँ बन रहा है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा। चलिए राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राज्य की स्थापना 30 मई 1949 में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। बीसीसीआई और आईसीसी के बारे में अभी हम लोग जस्ट ऊपर देख चुके हैं, इसको आप फिर से पढ़ना हो तो रोक के पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें हमें बाकी है ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपको बहुत कुछ मिलेगा, ध्यान से देखिए। चलिए, तो ये था विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बन रहा है। गुरुग्राम क्यों न्यूज में रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, अर्थात जिसे लोग इंग्लिश में ईवी चार्जिंग स्टेशन कहते हैं, तो ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है, उद्घाटन भी हो चुका है गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अर्थात ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं, दत्तात्रेय। ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। चलिए, सिंगापुर क्यों न्यूज में है? तो दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया है? ये सिंगापुर में किया गया है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर में मुद्रा क्या चलता है? करेंसी सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर डॉलर। चलिए, डेनमार्क क्यों न्यूज में रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा बालू का किला, जिसे इंग्लिश में सैंड कैसल कहते हैं, सैंड कैसल, अर्थात विश्व का सबसे बड़ा बालू का किला सैंड कैसल जिसे इंग्लिश में कहेंगे, ये बनना है डेनमार्क में। यहीं पे इसका निर्माण हुआ है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन है और डेनमार्क की मुद्रा क्या है? वहां पे करेंसी क्या चलता है? तो डेनिश क्रोन। ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। चलिए, तीसरे प्रश्न से ये सब फैक्ट्स मिले। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पसंद आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध भारत की मशहूर गायिका का हाल ही में निधन हो गया है। क्या नाम है इनका? तो काफी प्रसिद्ध है, इनको बताने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं, फिर भी कुछ फैक्ट्स जो जीके से है देखिए। लता मंगेशकर जी का हाल ही में निधन हो गया है। इनको देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, सुर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इन सभी नामों से जाना जाता है और इन्हीं का निधन अभी 92 वर्ष की उम्र में हो गया है। इनको भारत की सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। इसी से 2001 में ही सम्मानित किया जा चुका है। और लता मंगेशकर जो है 1974 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय थी, या सिंगर कहिए, भारतीय सिंगर थी। तो ये सब फैक्ट्स काफी महत्वपूर्ण है। पॉइंट देखिए, जो भी दोस्तों मैं देता हूँ वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बिना महत्वपूर्ण रहे केवल भरने का मतलब दिखाने के लिए नहीं कि इतना कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें इसको सर्च करने में, कलेक्ट करने में, टाइप करने में काफी समय लगता है। तो जो मैं देता हूं पॉइंट्स वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इसको आप जरूर प्रश्न के साथ साथ उसको जरूर देखा करें। चलिए, हाल ही में कौन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला, देखिए पहली है तो इम्पोर्टेंट है, तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं? तो ये हैं शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित। इनको अगले 5 वर्ष के लिए जेएनयू का अर्थात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है और ये एम जगदेश कुमार का स्थान लेंगे। अब एम जगदेश कुमार को है, कल के क्लास में मैंने बताया था आपको, इनको जो है यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सब याद रखिएगा। जेएनयू की बात हुई है तो इसके बारे में देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1969 में। कुलाधिपति जिसे चांसलर कहते हैं बी के सारस्वत हैं
और कुलपति जिसे वाइस चांसलर कहते हैं, जिसकी बात हो रही है अभी प्रश्न में, वो तो हैं शांति श्री दुल्लीपुड़ी पंडित। ये प्रश्न इसी पर आधारित था। चलिए ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में एडीबी के द्वारा कुल कितने ऋण स्वीकृत किए गए हैं? तो ये किए गए हैं $4.6 बिलियन। एडीबी के द्वारा भारत को कुल $4.6 बिलियन ऋण स्वीकृत किए गए हैं 2021 में। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में एशियाई विकास बैंक कहते हैं। स्थापना 1966 में। हेडक्वार्टर मंडालुयंग मनीला फिलीपींस है और प्रेसिडेंट इसके मसत्सुगु असाकावा हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईआईटी हैदराबाद के द्वारा दिव्यांग बेरोजगारों के लिए कौशल विकास और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च की गई है? ये किया गया है, पोर्टल का नाम है स्वराज एबिलिटी, इंग्लिश में भी है स्वराज एबिलिटी। ये पोर्टल लॉन्च किया है आईआईटी हैदराबाद। किसके सहयोग से? कोटक महिंद्रा बैंक के सहयोग से, जिसमें आईआईटी हैदराबाद, जिसे हिंदी में इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद कहेंगे, हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद कहेंगे। तो इसमें आईआईटी हैदराबाद जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहयोग करेगा और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दोनों मिलकर रोजगार कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे और उसके आधार पर दिव्यांग लोगों को जो भी जॉब हो सकते हैं, जो भी नौकरियां हो सकती हैं, वो उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। ये स्वराज एबिलिटी पोर्टल याद रखिएगा। चलिए, और ये कोटक महिंद्रा बैंक का एक इनिशिएटिव है यूथ फॉर जॉब। ये कौशल प्रशिक्षण देता है और इसी के तहत प्रशिक्षण दिला के और जॉब भी उपलब्ध कराता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस चक्रवात के कारण मेडागास्कर में भारी क्षति हुई है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चक्रवात किस देश में एक्टिव रहा था, सक्रिय रहा था, इसलिए मैं ये प्रश्न आपको दिया हूँ, न्यूज में था। तो चक्रवात का नाम है बतसिराई चक्रवात जो है मेडागास्कर में अभी चर्चा में रही है। और चलिए इससे पहले एक और है चक्रवात, उष्णकटिबंधीय तूफान, ये इसका नाम है अन्ना भी मेडागास्कर में ही एक्टिव रही है, सक्रिय रही है। चलिए मेडागास्कर के बारे में जानते हैं। राजधानी एंटानारिवो है और मुद्रा यहाँ पे मलागासी एरियरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? इंग्लिश में बोलें तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इसका ये मनाया गया है 6 फरवरी को। देखिए, और इसका थीम है, विषय है, यहाँ पे है एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड FMG। प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को ये मनाया जाता है। इसमें होता क्या है तो देखिए, एक्चुअली में आगे बताता हूँ। पहली बार ये देख लीजिए 2003 में मनाया गया था। महिला जननांग विकृति, ये होता क्या है? देखिए अपनी भाषा में इसको मैं टाइप करके दिया हूँ। ये महिला जननांग विकृति ये क्या है तो देखिए, इस समय ये वैसी प्रक्रिया है जिसमें गैर चिकित्सा कारणों से महिला जननांग को बदलना या घायल करना, उसके पार्ट्स को क्षति पहुंचाना या विकृत करना, अलग कर देना, ये इस तरह की घटनाएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों, स्वास्थ्य, लड़कियों और महिलाओं की अखंडता के उल्लंघन के रूप में इसे माना भी जाता है। और महिला जननांग विकृति से गुजरने वाली लड़कियों और महिलाओं को गंभीर दर्द, सदमा, अत्यधिक रक्तस्राव और संक्रमण की कठिनाई जैसी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। तो ये होता है महिला जननांग विकृति। ये आप इसको याद रख सकते हैं, आगे चल के आपको इसका जरूरत पड़ेगा। तो फिर से देख लीजिए, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, 6 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कबीर ऑफ कर्नाटका, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है दोस्तों, इससे हाईलाइट हो सकता है ये। कबीर ऑफ कर्नाटका के नाम से प्रसिद्ध जाने माने समाज सेवी का निधन हुआ है। क्या नाम है? इब्राहिम सुतार। इनका निधन हो गया है 82 वर्ष की उम्र में। इस नाम को जरूर याद रखिएगा, इससे नाम से प्रसिद्ध है ये, इब्राहिम सुतार, निधन हो गया। और 2018 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो M जगदेश कुमार। इसकी चर्चा में लग रहा है मैं ऊपर एक पॉइंट में भी शायद डाल दिया था, अलग से मुझे याद था, क्योंकि इस प्रश्न को मैं कल भी करा चुका हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको यहाँ पे रिपीट कर दिया हूँ, क्योंकि आज करंट अफेयर्स में 9 से 10 ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बने थे। तो कल वाले में से कुछ इंपोर्टेंट 1 से 2 प्रश्न मैं इसमें शामिल कर दिया हूँ। देखिए, तो UGC के अध्यक्ष अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं M जगदेश कुमार। और ये जगह लिए हैं
यूजीसी के। और ये मम्मीदाला जगदीश, इनका पूरा नाम, ये एम जो है मम्मीदाला, इसका नाम पूरा फुल नाम है मम्मीदाला जगदीश कुमार, इन्हीं को यूजीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। यही पॉइंट मैंने यहाँ दोबारा दे दिया, पढ़ना पड़ गया। चलिए, यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, स्थापना 28 दिसंबर 1953 में, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, और चेयरमैन वही हो गए जिनकी चर्चा यहाँ हम लोगों ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ओपन एयर क्लासरूम प्रशिक्षालय, ये भी कल मैं करा चुका हूँ, इंपोर्टेंट है इसलिए ये 2 क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर दिया हूँ आज। प्रशिक्षालय शुरू करने का घोषणा किस राज्य ने किया है? पश्चिम बंगाल ने। प्रशिक्षालय का अर्थ होता है पड़ोस की स्कूल, इससे है, और इसकी घोषणा पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5 बच्चों की शिक्षा को बेहतर किया जाएगा, साथ में मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ओपन एयर क्लासरूम प्रशिक्षालय शुरू करने का घोषणा हुआ है? तो देखिए, हमको तो लगता है आपको कल की पढ़ाई याद हो या ना हो, आज मैंने इसको चर्चा कर भी दिया है। अब तो इसका कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। प्रश्न का उत्तर क्या है जरूर कमेंट करें, अभी जस्ट भी मैंने बता दिया है। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, इसको अपना कुछ सेकंड्स देकर टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें, अपने अन्य एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको सब मिलते रहें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।